सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। ये बैटल थ्रू द हेवंस फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 387। वैसे पिछला पार्ट कैसा लगा था, डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। साथ में जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं वो नीचे दिए गए रेड बटन को दबा के हमारी हेल गार्डन फैमिली का हिस्सा बन जाओ, जिससे फ्यूचर में आने वाला कंटेंट आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। अब चलो सीधी शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। हमें पिछले एपिसोड में कई रोचक चीजें दिखाई दी थी, जिसमें चाहे बात करिए फेंगिया के साथ हुए स्कैम की या फिर टेंशन कॉन्टिनेंट के एम्पर का अपीयर होना, ये सारे सरप्राइजिंग मोमेंट्स होते हैं। अभी सीन दिखाया जाता है रॉयल सिटी के बाहर का, यानी माउंटेन के किनारे एविस के पास। इस जगह पे सोल होल के कई पावर हाउसेस खड़े होते हैं। इनमें से एक बोलते हैं हॉल मास्टर के आदेश है कि हमें गामा को जिंदा पकड़ना है, किसी भी हालत में उसकी मौत नहीं होनी चाहिए। तब इस बोलने वाले की पहुंच से उठ जाती है, क्योंकि इसकी नजरें 5 और वॉरियर्स पे गई थी, जो कि इनकी तरफ ब्लैक नहीं बल्कि व्हाइट रोब्ड होते हैं। सोल पहले इसके इस ग्रुप का लीडर बोलता है पैरेट एंजल के लीड्स। इनमें से एक वॉरियर था जिसका नाम था व्हाइट पिजन। इसकी स्ट्रेंथ 7 स्टार दुशान की मिड स्टेज पे होती है। हनवोजी के 3 खास सबऑर्डिनेट्स थे, जिनमें से पहला होता है हनजंगाई, जिसे जियान खत्म कर चुका है। फिर हनशा और हन यूमेंग, ये बेसिकली 7 स्टार दुशान से ऊपर की स्ट्रेंथ को रखते हैं। वहीं पर जिस तरीके से एंजल मैकल की सबऑर्डिनेट सेक्शन ले रहे हैं, लगता है बैटल भड़कने वाली थी। फोर्सेस जगह के पास से जियान गुजर रहा था, जिसने भले ही दोनों फोर्सेस को सेंस कर लिया हो, लेकिन वो अभी के लिए इन्हें इग्नोर मारता है। वो अपनी गोस्ट फेस और फ्लेम का इस्तेमाल करके खुद को उसे शैडो की तरह बना लेता है। लेकिन इस मोमेंट में जियान को पता नहीं था कि एक्चुअली चुपचाप से कोई चीज उसका भी पीछा कर रही थी। जब हम सीन फिर से वापस ले जाते हैं, यानी माउंटेन के ऊपर होने वाली बैटल सब भी शांत नहीं हुई होती। ऊपर से गड़गड़ाने की आवाजें लगातार गूंजती हैं। हर एक एक्सप्लोजन के साथ ऐसी रिपल्स फैलती थी जो धरती और आसमान को ढक लेती है। आसमान के ऊपर सातों एल्डर्स जो कि सोल वूजी से फाइट कर रहे थे, उनकी पावर कम होती जा रही थी। आखिरकार सोल वूजी के अटैक से इतने घातक होते हैं। वहीं पे उन ड्रैगन कॉप्सेस के ऊपर खड़े हुए 7 स्टार 2 इमोर्टल्स जो कि लिंग फेंगिया के साथ ही होते हैं। इनमें से एक बोलता है प्रिंस, ये रास्ता सही नहीं है। अगर चीजें ऐसी चलती रहती हैं तो हनवोजी सातों की पावर को ऑब्जर्व करके हमारी मुसीबतें बढ़ा देगा। तेरे लिंग फेंगिया का एक्सप्रेशन पहले ही ट्विस्टेड था। उसकी आंखों में पागलपन झलकता है। वो कहता है चुप रहो। ध्यान से देखा है तो भी उसकी बॉडी ट्रेम्बल हो रही होती है। कुछ समय पहले उसने अपने फादर की ऑरे को फील किया था। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके फादर एम्पर ने उसकी इन छोटी मोटी साजिशों को पहले देख लिया हो। वहीं पे लिंग फेंग या लिंग फेंग और ये सारे के सारे लोग एम्पर की कठपुतली बन के नाच रहे हैं। तभी हनवोजी की कोड घमंड से और ये आवाज कहती है, लिंग फेंगिया तुम हार चुके हो। लिंग फेंगिया की आंखें लाल हो जाती है। वो धाड़ के कहता है, नहीं मैं हारा नहीं हूँ। सोल वूजी, हारने वाले तुम हो। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी नजर मेरे टेंशन कॉन्टिनेंट पे तो जान लो, भले इस प्रिंस की जान क्यों न चली है, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। उसकी नजरें जाती है अपने हाथ के डेविल फ्रूट के ऊपर, जो भले ही पूरा न हो लेकिन उसकी आखिरी उम्मीद था। सोल वूजी भी कहता है, हम इस डेविल फ्रूट का और दिलचस्प है, लेकिन अगर तुम्हारे ऐसे मूर्ख को ऐसा लगता है कि इससे मैं डर जाऊंगा तो बच्चे तुम सपने देख रहे हो। मैं 7 स्टार 2 मॉडल के पीक पे हूँ। हमारे बीच का स्टैंड गैप ये छोटी मोटी चीजें पूरा नहीं कर सकती। लिंग फेंग भी ही करके बोलता है, तो चलो देखते हैं कि कौन पछताएगा। बिना हेजिटेशन उसका हाथ क्लेंच हुआ था। गूंजती है क्रंच की आवाज। वो फ्रूट हल्का सा क्रैक होता है। फिर लिंग फेंग उसे सीधा निकल जाता है। इसी मोमेंट से बदलाव शुरू हो गए थे। आसमान में फैले ठंडे क्लाउड्स अचानक से कांप उठते हैं। सुनाई देती है रंबलिंग क्रैकलिंग आवाजें, लेकिन फिर बिजलियां चुपचाप रह जाती हैं। हनवोजी के चेहरे पे अभी स्माइल थी। वो बोलता है, लगता है गामा ने तुम्हें धोखा दे दिया, बट बच्चे तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं उसका खात्मा करके तुम्हारे पास भेज दूंगा। उसके चारों ओर सोल बॉडीज का वो वंडर बन चुका था, जिनमें कई बू की रोने की आवाजें गूंजती हैं। जब वो सातों एल्डर्स और बाकी लोग इस सीन को देखते हैं, इनके चेहरे पे निराशा छा जाती है। ये खुद से बोलते हैं, क्या ये अंत है? नहीं, चाहे लिंग फेंगिया ने कितनी बड़ी गलती करी हो, बट तभी वो हमारा प्रिंस है। हम उसे इस तरीके से मरने नहीं दे सकते। उसका डिसीजन बस एम्पर लेंगे। सातों एल्डर्स एक दूसरी तरफ देख के नोट करते हैं। गूंजती सातों की आवाज जो थी डाउन कंपस। ये सातों बूम 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 की साउंड साथ अपने पूरे ऑरे को रब करते हैं, जो एनर्जी पे बदल के सीधा वर्ड में चला जाता है। फाइनली आसमान में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये था एक कंपस, जिसका ऑरा इतना भयानक होता है कि सीन को दूर से देखने वालों के भी दिल कांप जाते हैं। लेकिन तभी सोल वूजी के चेहरे पे डेस्टिनीफुल स्माइल थी। वो बोलता है, भले स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अफसोस की बात है कि काफी नहीं होगा। जैसे उसने अपने हाथ को हिलाया था, वो तीनों एल्डर्स को खत्म करने वाला हेल डॉग एक वहू की आवाज के साथ आसमान में उड़ता है। इसके बड़े बड़े नुकीले दांत से हमला कर देते हैं उस कंपस के ऊपर, क्योंकि इस हेल डीमन डॉग को एम्पावर कर रही होती है सोल बॉडीज। इसकी स्टैंड बहुत ही टेरिफाइंग हो चुकी होती है। एक क्रैक की साउंड सुनाई देती है। उस पावरफुल कंपस फील्ड में क्रैक बन जाता है। वही पे सोल वूजी चिल्ला के बोलता है, शैडो टाइड। शव 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 की आवाज से उसकी बॉडी में से पावरफुल फ्लक्चुएशंस फैली थी। ये पूरे आसमान को ढकने लगती है। वो कंपस जैसे इनके कांटेक्ट में आता है, वो सोल बॉडी से इसकी एनर्जी को खींचने लगती है। इसलिए क्रैक और बढ़ गए थे। लेकिन तभी आसमान
में किसी की चीख की आवाज गूंजती है। लिन फेंगिया का शरीर और भी ऊपर उठाता और वो अपने सिर को पकड़ के तेजी से दहाड़ता है। अभी उसकी आंखों से खून और आंसू दोनों बह रहे थे। ये देख के उसका सबसे क्लोज सबॉर्डिनेट अंकल लिन घबरा के बोलता है प्रिंस। वो अपनी ड्रैगन कॉफ से कूद के उसके पास चला गया था, लेकिन तभी बैम पफ की आवाज गूंजती है। जैसे अंकल लिन फेंगिया के सामने अपेयर हुआ था, दो पावरफुल पंजे उसकी चटनी बना देते हैं और लिन फेंगिया उससे पूरी तरीके से निकल जाता है। इस सीन को देख के साइडलेस की रूह कांप जाती है। ये कहते हैं डीमन। अभी लिन फेंगिया की आंखों में पूरी तरीके से हरे रंग की चमकती है, उसके बाल टहनियों की तरह फैलने लगते हैं और पूरे शरीर से निकल रहा था बहुत ही भयानक ऑरा। लिन फेंगिया अभी किसी इंसान जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा होता, वो बल्कि नरक से आया इसलिए डीमन की तरह लगता है। उसकी आवाज गूंजती है, सोल बूझी, इस बार जीत मेरी होगी, मुझे खून चाहिए। वो अपने जबड़े को खींच के तेजी से सांस भरता है। अचानक से उसके सर के ऊपर का स्पेस पड़ा था, एक बड़ा सा हरे रंग का वोर्टेक्स बनता है। उसके पास ड्रैगन की ओर मौजूद दोनों एल्डर्स उस सक्शन फोर्स का सामना नहीं कर पाते। लोग वुश वुश की आवाज के साथ ये सीधा उस वोर्टेक्स के अंदर चले जाते हैं। एक ही हार्ट बीट में इनका काम तमाम हो गया था। अंदर से सुनाई देती है कुछ बोन्स की क्रंच क्रंच की आवाजें। बेसिकली कुछ ही समय इनकी भी चटनी बन जाती है। इस मंजर को देखे सातों एल्डर्स चिल्ला के बोलते हैं इसे रोको, लेकिन लगता है वैसा करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट वो ही थे। लिन फेंगिया की सैवेज बीस्ट जैसी आंखें मुड़ती हैं। नेक्स्ट मोमेंट में क्रैश के साउंड सा स्टार कंपस टूटा था। इसके रिंग्स चारों तरफ फैल जाते हैं। बेसिकली किया होता है लिन फेंगिया ने। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि कोई देख नहीं पाता। जब तक कोई रिएक्ट भी कर पाता, एक एल्डर की खोपड़ी उड़ गई थी। फिर वो कूद के दूसरे के पास अपीयर होता है, इसकी पीठ में से हाथ डाल के उसके हार्ट को खींच लेता है। इन दोनों की बॉडीज उस वॉर्टेक्स के अंदर चली जाती हैं। ये हॉरिफाइंग सीन कंटिन्यूअसली रिपीट होता है। जब कुछ सेकंड्स के बाद लिन फेंगिया के हाथ रुके थे, सातों एल्डर्स का सफाया हो चुका था। इस मोमेंट में टेंशन कॉन्टिनेंट के वो 10 एल्डर्स, जिन्हें सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी माना जाता था, वो कम्प्लीटली वैनिश हो चुके होते हैं। हवा बहुत ही भारी महसूस होती है, ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया का अंत आने वाला हो। अभी लिन फेंगिया का ऑरा और भी डार्क हो गया था। उसके बड़े बड़े बाल कोकून की तरह से ढकने लगते हैं। वही भी आंखें बिल्कुल अंदर घुस जाती हैं। इस पर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो एंटिटी सामने खड़ी थी वो लिन फेंगिया नहीं बल्कि कुछ और था। जैसे किसी ने लिन फेंगिया की बॉडी को कपड़ों की तरह पहन रखा हो। उसके मुंह से ऐसी होर्स और टेरिफाइंग आवाज आती है जो सोल बूजी की रूह को भी कपा के रख देती है। और नया लिन फेंगिया अपने हाथों क्लेंच करके बोलता है तो ये इंसानी दुनिया है। ये बिल्कुल उसी छोटे से बच्चे की तरह लग रहा था, जैसे इस दुनिया के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी हो। और साथ में उसके अंदर एक प्रेडेटर की पेशेंस भी दिखाई देती है, मानो उसे शिकार करने की कोई जल्दबाजी न हो। वो बस इंतजार कर रहा था। हनबुजी के द्वारा समन किया गया वो हेडलॉक चुपचाप से अपने सर को झुका के वाइन कर रहा होता है, जैसे एंटिटी के सामने वो कुछ नहीं हो। सोलबुजी के फेस मसल्स और हार्ट ट्विच होते हैं और रीढ़ की हड्डी एकदम ठंडी पड़ जाती है। ये प्रेशर किसी 8 मोटर से कम नहीं था, बल्कि हनबुजी को इसमें एक एंशिएंट पावर फील होती है, एक मुंह के बीज की तरह। आज की रात ये पहला मूवमेंट होता है जब हनबुजी स्माइल नहीं कर सकता था। अब इस बैटल का झुकाव किसी भी तरफ हो सकता था। सर्टेनिटी जा चुकी थी। वहीं पर अगर बात करी जाए कि लिंग फेंगिया कैसा फील कर रहा था, तो वो भी खड़ा होता है एक मॉन्स्टर के सामने। लिंग फेंगिया की सोल अभी जम गई होती है। वो डीमन सर्वेंट लिंग फेंगिया अपनी सर को उठाता है। उसकी डिमोनिक नजरें सीधा सोल बूजी के ऊपर टिक जाती हैं। इन नजरों से साफ हो रहा था कि वो सोल बूजी को डायरेक्टली निकल जाना चाहता है। बूजी गहरी सांस लेके हैंडसीज को चेंज करता है। बादलों में शावो शावो की आवाजें गूंजने लगी थी। वो थंडर क्लाउड से आजाद हो गया था, लेकिन ऐसा लगता है हनबुजी ने थंडर क्लाउड्स के गुस्से को जगा दिया हो। ये रंबलिंग आवाजों के साथ उसके ऊपर टूटना शुरू हो जाते हैं। कंडेंस होता है सैकड़ों मीटर चौड़ा थंडर पिलर। हनबुजी दांती मीस की बोलता है पागल। उसकी बॉडी से ब्लैक मिस्ट अपने आप ही फैल रही थी, जिससे वो खुद को बचा सके। वहीं वो डीमन डॉग और ड्रैगन की कॉफ से उसके पास आ गए थे। ये सब मिलके बैरियर्स पे बैरियर बना रहे होते हैं, लेकिन अब इन 4 ड्रैगन कॉप्सेस और डीमन डॉग की कंबाइंड पावर के साथ भी ये डीमन सर्वेंट लिंग फेंगिया को बिल्कुल परेशान नहीं कर पाते। लिंग फेंगिया के चेहरे पे इविल स्माइल आती है। पीछे सिल्वरी थंडर और ग्रीन और घूमना शुरू हो जाता है। अपनी हथेली को उठा के हनबुजी की तरफ इशारा करके बोलता है गो। आसमान में मौजूद सारे थंडर क्लाउड्स उसकी बात मानते हैं। ऐसा लगता है उसका डीमन एट्रीब्यूट हवा पे भी भारी पड़ गया हो और हेवन अर्थ उसके खिलाफ जा नहीं सकते। एक्चुअली वो थंडर क्लाउड्स पहले तो हनबुजी के कंट्रोल में थे, लेकिन जैसे डीमन सर्वेंट लिंग फेंगिया के अंदर डीमन एट्रीब्यूट का जन्म होता है, हनबुजी की सोल बॉडी से इतनी ज्यादा डर जाती है, थंडर क्लाउड्स को कंट्रोल करना ही छोड़ देती हैं। ऑफ कोर्स भली चीजें उसके कंट्रोल में लग रही हो, लेकिन आसमान से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि इस डीमन सर्वेंट लिंग फेंगिया से दूर जाना चाहते हो और इस जैसा क्रीचर इस दुनिया में मौजूद नहीं होना चाहिए। जब हनबुजी नीचे की तरफ देखता है जहाँ पे बहुत सारे इंसान खड़े थे, ये सब घबरा के आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। अभी सिटी के चारों पैलेसेस ढह चुके होते हैं। हर जगह डर का माहौल था। सोलबुजी भी समझ जाता है कि वो खुद को रोक नहीं सकता है। वो फाइनली उस ड्रैगन कॉप्स को छोड़ के अपीयर होता है डीमन डॉग के सर पे। उसकी आवाज गूंजती लाइफ सोल लॉग। उसकी आंखें ब्लैक में से भर जाती हैं। तभी जुश क्रैक के साउंड से डीमन सर्वेंट लिंग फेंगिया
सीधा सोल वूजी के पीछे अपेयर हुआ था। उसकी सफेद हथेली जिसे डार्क ग्रीन लिक्विड ने ढक रखा होता है वो फेटल अटैक के लिए आगे बढ़ जाती है। खैर हनवूजी भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। उसके पीछे की रो फटती है, निकलती है दसियों पिच ब्लैक चेन्स। इन चेन्स के ऊपर ऐसे पैटर्न और एंशिएंट रून्स बने हुए थे जो एक्टिवेट होते ही क्लैंक 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 के साउंड से चेन्स को साथ में जोड़ देते हैं। फाइनली डीमन सर्वेंट लिंग फेंगिया का पंच बूम की आवाज के साथ हनवूजी की चेन सीढ़ी से टकराया था जिससे वो दूर उड़ा चला जाता है। बिकॉज इन चेन्स ने सोल वूजी को प्रोटेक्ट कर लिया होता है। वो खुद से कहते हैं हालांकि डीमन अभी भी जन्मा है लेकिन समय के साथ इसकी पावर भी बढ़ने वाली है। मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता हूँ। मुझे पहले सोल पावर को इकट्ठा करना होगा क्योंकि अगर ये मिशन फेल हो गया तो सजा से मैं बच नहीं सकता। एक्चुअली में पिच ब्लैक चेन्स ने उसके चारों तरफ एक केज बना लिया होता है जो उसे डीमन सर्वेंट से बचा रही होती है। खैर क्योंकि लिंग फेंग जो कि अब डीमन सर्वेंट बन चुका था वो अभी इन्फेंट स्टेज में होता है इसलिए वो कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हनवूजी भी उसे खत्म कर सके। अगले कुछ सेकंड तक क्लैंक क्लैंक की आवाजें गूंजती हैं। ऑल्दो डीमन सर्वेंट के पंचेस बहुत तेज होते हैं लेकिन चेन्स इनका रास्ता रोक रही थी। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात थी जब सोल वूजी समझ जाता है कि वो इस जगह पे अब और नहीं रुक सकता। जैसे उसकी हैंडसीज चेंज हुई थी, वर्ल्ड में अपीयर होती हैं बहुत सारी फ्लक्चुएशंस। अभी हनवूजी के एक्सप्रेशंस बहुत खराब थे। उसे कुछ समय पहले लग रहा होता है कि इस डीमन सर्वेंट को बिजी करने के बाद उसे नीचे से सोल्स को कलेक्ट करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन डीमन सर्वेंट का हर एक अटैक और भी टेरिफाइंग होता जा रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ डीमन सर्वेंट की मुंह से आवाज आती मुझे खाना चाहिए। उसकी आंखों में पागलपन दिखाई दे रहा था। वो सीधे झपट्टा मारता है सोल वूजी की सोल बॉडीज की तरफ जो कि उसके पीछे भी जा रही होती हैं। लिंग फेंगी ने जो डेविल फ्रूट खाया होता है वो पूरा नहीं था। इस वजह से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में कई खामियां रह गई होती हैं और वो इन्हें इंसानों को कंज्यूम करके मिटाना चाहता था जिससे वो कंप्लीट डीमन बन सके। और क्योंकि सोल वूजी के चारों तरफ बहुत सारी सोल बॉडीज होती हैं तो नेचुरली डीमन सर्वेंट को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली थी। हवा में वुश 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 की आवाजें गूंजती हैं। हनवूजी डीमन डॉग के ऊपर सवार होकर कैनियन माउंटेन की दूसरी तरफ निकल पड़ता है। इस दिशा में पावरफुल कल्टिवेटर्स नहीं बल्कि कॉमनर्स रहा करते थे। लगता है हनवूजी अब इनकी सोल बॉडीज को टारगेट बना रहा था। दूसरी तरफ वो पिच ब्लैक थंडर क्लाउड्स और ग्रीन इविल थंडर क्लाउड्स में बदल चुके होते हैं। हम जिसके बीच में खड़े डीमन सर्वेंट को एक एक करके सोल बॉडीज को निकलते हुए देखते हैं। एट द सेम टाइम इसके अंदर का डिमोनिक ऑरा खतरनाक होता है और उसका खून भी डार्क ग्रीन होने लगता है। जब हम सीन एम्पर के बेडरूम की तरफ ले जाते हैं तो वहाँ जो बैटल हुई थी इसमें कोई खास सस्पेंस नहीं था। एम्पर और सिका को पूरी तरह सरप्राइज कर लेते हैं। फाइनली सिका और लिनफेंग दोनों ही कैप्चर हो जाते हैं। अब बस इंतजार होता है बैटल के खत्म होने का जिसके बाद पनिशमेंट डिसाइड होगी। एम्पर अपनी बेडरूम की तरफ लौटते हुए धीमी आवाज में कहते हैं श्योर ये सब तुम्हारे लिए एक टेस्ट था, इससे तुम्हारे अंदर की स्टार्स की पावर अवेकन होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने फादर को ब्लेम नहीं करोगी। ऑफ कोर्स आसमान में जो बदलाव हो रहे थे एम्पर को वो भी दिखाई देते हैं। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका बेटा लिंग फेंगिया इतना पागल हो जाएगा कि वैसे कदमों को भी उठाएगा। एम्पर तब भी सोचता है कि अगर लिंग यूशु की स्टार्स की पावर पूरी तरीके से जाग जाती है तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो डेविल का सामना कर पाए। फाइनली हम सीन ले जाते हैं अब इसके पास एक चट्टान के ऊपर जीशान और डार्क ग्रीन और से ढका हुआ गामा पोलिसी और सोल पैलेस के लोगों से भाग रहे होते हैं। गामा हल्की स्माइल के साथ बोलता है बच्चे तुम्हारी स्टैंड ठीक है, क्यों ना तुम हमारी सिन ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट बन जाओ, इससे तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाएगा। लेकिन जवाब में जीशान कोड नोट करता है अभी सोल पैलेस और होलिसी की तरफ से दो 7 स्टार इमोटर्स और कई 6 स्टार दोशान इसका पीछा कर रहे थे। अभी पास में जान भी होता है जो चुपचाप से जीशान और गामा की वो नजरें बनाए हुए था। छोटे मोटे हमलावर जो कि जीशान के पास पहुंचते थे जान उनका बीच में ही सफाया कर देता था। तभी सबके कान में जाती क्रैक की साउंड। एक्चुअली में गामा ने एक टूटी टहनी के ऊपर पैर रख दिया होता है। जीशान दांती मीच के कहता है डैम इट। वो गामा को खींच के और भी तेज भागना शुरू कर देता है और ऑफ कोर्स इस आवाज को सुन के इन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं। कोई कहता है मैंने इन्हें देख लिया, ये क्लेफ के ऊपर है। सोल पैलेस के दर्जनों पावर हाउसेस जीशान और गामा को घेरते हैं। इनका लीडर बोलते लड़के रेस्टोरेंट छोड़ दे, अगर तू गामा को हमारे हवाले कर देता है तो हो सकता है मैं तेरी जान बख्श दूं। गूंजते जीशान की गुर्राने की आवाज जो कहती है सपने देखते रहो। टेक्निक का नाम था वुडन वर्ल्ड वुड ग्रेन बैरियर, फिर वुडन ट्री थॉर्न्स। चारों तरफ हरा ऑरा फैला था। जमीन से बहुत सारी वाइन्स और पेड़ निकलते हैं जो एक दूसरे से लिपट के वुडन वॉल को तैयार करते हैं। तुरंत इसमें क्रैश बूम बूम की आवाजें गूंजने लगती हैं। सोल पैलेस की तरफ कई पीक से एक्स्ट्रा दो चांस थे जो जीशान को तुरंत ही प्रेशर में डाल देते हैं। हाउएवर इसी मोमेंट में इन्हें पीछे से गर्मी महसूस होती है। फिर स्पेस क्रैक वूज की आवाज के साथ फट जाता है। बनता एम्बर फ्लेम का एक बड़ा सा तूफान जिसके अंदर फंसने वाले सोल पैलेस के लोगों की चीखों की आवाजें गूंजती हैं। वहीं पे जीशान ये देख के खुश हो गया था। वो चिल्ला के बोलता है लॉर्ड जियान सामने आके बोलता है जल्दी चलो, हमें एम्बर पैलेस की तरफ बढ़ना होगा। इन 10 पावर हाउसेस को खत्म करने के बाद उसकी नजरें लगातार कई डायरेक्शन में जाती हैं। भले जियान क्लियरली सेंस न कर पा रहा हो लेकिन उसकी इंस्टिंक्ट्स कह रही थी कि कोई खतरनाक चीज उसे देख रही है। इसी पर स्पेस में पोर्टल बना था बाहर
बाहर आता है एक ब्लैक रोडमैन। इसके अपीयर होते ही चारों तरफ एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। वहीं पे जियान ने भी अपनी दांती मीस ली थी। वो जीशान और गामा को भागने का इशारा कर देता है। बेकार इस न्यू कमर की स्ट्रेंथ होती है 7 स्टार दोशान लेट स्टेज की। इसकी बॉडी से बाहर आने वाला ब्लैक मिस्टी ऑरा हवा को भी कांपने मजबूर कर रहा था। वो अपीयर होने वाला हनीन मैंग बिना हिचकिचाए एक डार्क पावर को इकट्ठा करता है जो सीधा जियान की टोली की तरफ शूट कर दी जाती है। इसका रिप्लाई पैटर्न ऑफ डोमिनेंस से आया था। एक गर स्प्लैश स्प्लैश की आवाजें गूंजती हैं। एक बड़ा सा वाटर बैरियर बना था। अफसोस की बात यह होती कि जियान का भी सामना उस पहले वाले अर्ली स्टेज के एक्सपर्ट से नहीं हो रहा होता। एक जेन्युइन लेट से 7 स्टार दोशान था। एक करेज की साउंड सुनाई देती है। वो डार्क एनर्जी बड़ी आसानी से जियान के बैरियर को तोड़ देती है। हाउएवर इसी मोमेंट में जियान की हैंडसीज जो कि बहुत तेजी से चेंज हो रही थी वो फाइनली कंप्लीट हो जाती है। पीछे का स्पेस फटता है। जिन्हें से धक्का देके गामा और जीशान को उसके अंदर भेज देता है। लेकिन तभी वो ब्लैक एनर्जी पाम अटैक बैंक की आवाज के साथ जियान की बॉडी से टकराया था। मुंह से बाहर आती है खून की धार और हड्डियों के चरमराने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। लेकिन इस फोर्स का इस्तेमाल करके जियान की बॉडी भी उस पोर्टल में चली जाती है। जब तक वो 7 स्टार दोशान यहाँ पे अपीयर हो पाता स्पेस ने अपने आप को क्लोज कर लिया था। टाइम आ चुका था जब वो अंदर के सीन को देखें। जब गामा जियान की हालत को देखता है वो मन ही मन में बोलता है शायद डेविल फ्रूट को यही डिजर्व करता है। वहीं पे पीछे रह गए सोल हॉल के पावर हाउसेस जो कि स्पेस को फाड़ के जियान का पीछा ही करने वाले थे। लेकिन वो अपीयर होने वाला हुइनमेंग आदेश देता है कि जाओ हमारे सोल्स को कलेक्ट करने का टाइम आ चुका है। मैं पास में होली सी के पावर हाउसेस को भी सेंस कर पा रहा हूँ। उन्हें देखते ही खत्म कर देना। इनकी सोल बहुत प्योर होती है। हमारी बैटल फील्ड पे लौटने का समय आ चुका था। अभी आसमान में डार्क ग्रीन डीमन खड़ा हुआ था वो बिल्कुल ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर बन चुका होता है। उसकी आंखों में इविल लाइट साफ चमकती है। जैसे उसकी हूं वाली आवाज गूंजती है। ऊपर के डेमोनिक क्लाउड्स टायनन माउंटेन के ऊपर हमला कर देते हैं। चाहे घर हो या फिर गार्डन्स हो ये सब एक ही पल में सड़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन योशो जो कि मिलिट्री जनरल्स के सामने खड़ी हुई थी इस सीन को देख के उसने अपने हाथों को ऐसे क्लेंच किया था कि उसकी हथेली से खून बहने लगता है। वो तब भी अपनी क्लियर आवाज में अनाउंस करती जनरल्स लिन फेंग और लिन फेंग की जो भी सपोर्टर्स हैं उन्हें सप्रेस करो। कोई भी विद्रोही बचना नहीं चाहिए। मैं आपको खुली आजादी देती हूँ कि जो भी विरोध करे उसे खत्म कर डालो। फिर आसमान की तरफ देख के बोलती मैं भी टेंशन कॉन्टिनेंट की रॉयल प्रिंसेस हूँ। मुझे भी क्राउन न किया गया हो लेकिन मैं तब भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगी। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा था और डायरेक्शन होती है उस डीमन की तरफ। लेकिन यूशो के पीछे स्टार्स का हालो बनता है। गूंजती उसकी मैस्टिक आवाज जो सबकी मॉरल को बढ़ा देती है। वो कहती है मैं हूँ टेंशन कॉन्टिनेंट की नई एम्प्रेस लिंग यूशो। सीन शिफ्ट करते हैं स्टीवन सर्वेंट की तरफ। जितने लगता है धीरे धीरे करके लिन फेंग की सारी मेमोरीज को भी हासिल कर लिया था। जब चेंशन उसे थोड़ी दूर आसमान में पहुंच जाती है ये डीमन सर्वेंट जिसकी आंखों में वो सभी खून की प्यासी दिख रही थी इनमें एक नया इमोशन दिखाई देता है। ये थी लस्ट। वो कहता है कि इस दुनिया में सच में कोई इतना ब्यूटीफुल हो सकता है। लड़की क्या तो मेरी स्पाउस बनोगी। तुम्हारे इंसानी टर्म्स में बोला जाए तो मेरी वाइफ बनना मेरी डीमन ब्लड लाइन को आगे बढ़ाना। वो जल्दी में नहीं था। डीमन होने की वजह से उसके वीक स्टैंड पूरे टेंशन कॉन्टिनेंट के क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच चुकी थी जो थी हाफ स्टेप इर्सा दोशियान। साथ में उसका मिस्टीरियस डिमोनिक एटीट्यूड। उसे भरोसा था कि जब एम्पर अब सामने आ जाए तभी वो हारने वाला नहीं है। लेकिन यूशो बॉय से घूर के बोलती तुम इसके लायक नहीं हो। ये लायक नहीं हो वाली आवाजें एक डिवाइन साउंड में बदल के पूरे आसमान में फैल जाती हैं। ये आवाज एक अलग ही अथॉरिटी को रखती थी। वहीं पे जब डिवाइन सर्वेंट सुनता है वो हंस के बोलता है तो क्या मौत चाहती हो। मफर्ड बैंग 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 की आवाजों के साथ उसकी बॉडी में से वो टेरिफाइंग ग्रीन डार्क ऑरा फैलता है। ये देखे लोग चिल्ला के बोलते हैं हर हाइनेस। तो कोई कहता है सुना है प्रिंसेस के पास स्टार्स की पावर है। प्रिंसेस हमें आप ही बचा सकती हो। तो कोई तुरंत ही प्रिंसेस के लिए प्रे करने लगता है। अभी टायनन माउंटेन की दर्जनों माउंटेन रेंजेस पर लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली होती हैं। सबकी उम्मीदें टिकी होती हैं यूशो के ऊपर। डीमन सर्वेंट स्माइल के साथ बोलता है आगे बढ़ो। अगर तुम हार गई तो ओल्ड मैन जो कि बेड चेम्बर में पड़ा हुआ है और ये पूरा कॉन्टिनेंट मेरे हाथों से बर्बाद हो जाएगा। उसे इस लड़ाई का इंतजार था। आफ्टर ऑल भले वो डिमोनिकली ट्रांसफॉर्म हो चुका हो लेकिन वो अब भी अपनी पावर को समझ नहीं पाया था। वहीं पे उसे लिंग यूशो से जो आकर्षण महसूस हो रहा होता है वो बस शरीर का नहीं बल्कि कुछ और था। एक काइंड ऑफ मिस्टीरियस फोर्स होती है जो उसकी डिमोनिक पावर को चैलेंज कर रही थी। लिंग यूशो गहरी सांस लेके बोलती है तो तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। स्टारफॉल। जैसे उसका हाथ उठता है आसमान में चकाचौंध करने वाली रोशनी फैलती है। हजारों बूंदों की तरह दिखाई देते हैं तारे। इनकी पावर कुछ ऐसी थी जिसे दुनिया ने बहुत लंबे समय से देखा नहीं था। चिंग के इशारे पे सीधे डीमन सर्वेंट की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं वो डीमन सर्वेंट ये देख के हंस के कहता है डेविल्स हैंड। उसने भी अपनी हथेली उठाई थी और इशारा करता लिंग यूशो की तरफ। तुरंत ही उसके लेफ्ट साइड का स्पेस फटता है। इसमें से बहुत बड़ा सा डेविल हाथ बाहर आता है जो चर 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 बैंग 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 की आवाजों के साथ उन अनगिनत सितारों से जाके टकरा जाता है। आसमान में पटाखे से फूटते हुए दिखाई देते हैं। अफसोस की बात यह होती है कि लिंग यूशो की कल्टीवेशन हाई नहीं थी। उसका स्टारफॉल कुछ ही सेकंड्स में बिखर
जाता है। फिर वो डेविल्स हैंड उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। अगर वो इस अटैक के कांटेक्ट में आती तो प्रिंसेस की हालत बहुत ही खराब हो जाती। इस सीन को देख के लोगों की सांसें थम जाती हैं। तभी गूंजता है कचाका साउंड। उस डेविल्स हैंड ने लिंग यीशु की बॉडी को चीर डाला था, लेकिन अजीब बात यह थी कि आसमान में कोई खून नहीं बहता है। हम देखते हैं कि यीशु की बॉडी में जो घाव बने वो एक्चुअली में खून नहीं बल्कि स्टार पावर को रखते हैं। ये सोए हुए सितारे अचानक से जागते हैं। यीशु की बॉडी से निकलती खोली लाइट। इस लाइट के सामने इविल क्लाउड्स पफ पफ की आवाजों के साथ 21 सेकंड में डिस्पर्स हो गए थे। फिर वो स्टार्स की पावर वापस लौट के लिंग यीशु की बॉडी को हील करना शुरू कर देती है। इस पर लिंग यीशु बिल्कुल एम्प्रेस जैसी दिख रही थी। उसे चारों तरफ से ढक रखा होता है स्टार्स ने। एट द सेम टाइम इस पावर से ऐसा महसूस होता है कि पूरे टेंशन कॉन्टिनेंट का सर्वाइवल इन्हीं के ऊपर टिका है। इस इंटेंस एनर्जी को फील करके डीमन सर्वेंट भी थोड़ी देर के लिए ट्रेम्बल हो गया था। वो बोलते हैं कि ऐसी फोर्स है, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर रहा हो लेकिन उसकी डिमोनिक पावर धीमी हो चुकी होती है। वहीं पे दिल में एक अजीब सा डर फैल चुका था। इस मंजर को देख के जमीन पे मौजूद लोग चिल्ला के बोलते हैं प्रिंसेस प्रिंसेस। वहीं पे एम्पर जो कि अपनी ड्रैगन सीट पे बैठे होते हैं वो अचानक से खड़े होकर बोलते हैं ये सच में स्टार्स की पावर है। लिंग यीशु आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ाना शुरू करती है। ये शब्द होते हैं लाइट ऑफ द स्टार्स। मुझे आप सबसे प्योर पावर चाहिए जिससे मैं इस इविल को मिटा सकूं। उसने अपने सीने को दोनों हाथों से ढक रखा होता है। एट द सेम टाइम चारों तरफ फैले हुए सितारे उसके माथे में समाने लगते हैं। फाइनली उस जगह पे एक स्टार लाइट का सुंदर सा निशान दिखाई देता है। लिंग यीशु जैसे अपनी दो उंगलियां अपने माथे से लगाती है वो सिल्वर टेलिस्मैन उसके हाथ में आ जाता है। वो कहती है लाइट ऑफ द स्टार स्टार टेलिस्मैन। ये कहते ही पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया था। यहाँ तक कि होली सी और सोल पैलेस के वॉरियर्स भी अपनी हरकतें रोक देते हैं। इनकी आंखें टिक जाती हैं आसमान में खड़ी प्रिंसेस के ऊपर। इस मोमेंट में वो फील करते हैं कि इस टेलिस्मैन में ऐसी पावर है जैसे टेंशन कॉन्टिनेंट की धरती जुड़ी हुई है। लिंग यीशु फिर धीरे से बोलती बदर हुआंग अब सब खत्म हो जाएगा। वो टेलिस्मैन धीरे से उसके हाथों से हटता है। फिर ये बढ़ने लगता है उस डीमन की तरफ। ये देखे वो डीमन सर्वेंट बौखला जाता है। वो कहता है नहीं अभी ये खत्म नहीं हुआ। डेवर डोमेन ब्लड्स डिवॉर द वर्ल्ड। उसके मुंह से खून बाहर आया था। ये ब्लड ड्रॉपलेट ये जिसके ऊपर गिरती हैं वो देखते देखते बूढ़ा होने लगता है। उसका सोल ब्लड एसेंस ये सब अब्सॉर्ब हो जाते हैं डीमन की बॉडी में। इस पावर से आसमान में एक बड़ा सा डीमन गियर बनने लगा था जिसके इविल पैटर्न से ढक रखा होता है। दूसरी तरफ जब नीचे की चीखें लिंग यीशु के कानों में जाती हैं उसकी आंखों से एक आंसू बाहर आया था। ये आंसू नीचे गिरता है। इसी मोमेंट में पूरा कॉन्टिनेंट थर्राने लगा था। गूंजती हैं रिप 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 की आवाजें। उस धीरे से आगे बढ़ने वाले टेलिस्मैन में न जाने कहां से एक खतरनाक लेवल की पावर इकट्ठी होती है। उसका मोमेंटम एकदम हेवन शेकिंग हो जाता है। हवा भी इसका रास्ता छोड़ रही थी। ये देख के डीमन सर्वेंट भी अपने हाथ को आगे करके बोलते है जाओ अब सब खत्म होगा। उसने अपने डिमोनिक गियर को धक्का दे दिया था। इस आसमान में एक तरफ तो स्टारी पावर दिखाई देती है और दूसरी तरफ ग्रीन इविल वर्ल्ड। फिर एक भयानक बूम की आवाज के साथ धमाका हुआ था। फैलती हैं ऐसी टेरिफाइंग शॉक वेव्स जो कि आसमान को जगह जगह से फाड़ देती हैं। इस टेलिस्मैन में से बहुत सारे स्टार्स फैल चुके थे। वहीं पे डेविल की पावर से क्रोड करने की कोशिश करती है। जब कई सेकंड्स तक कोई पीछे हटने का नाम नहीं लेता उस जगह पे धीरे धीरे एक आइसी स्टोन बनने लगता है 1 2 3 10,000 फीट चौड़ा। इसके अंदर अब भी स्टार टेलिस्मैन और डेविल की पावर डेड लॉक में फंसे होते हैं। ऑफ कोर्स ये बस कुछ ही समय के लिए चला था। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात है जब उस आइसी स्टोन में कई क्रैक्स फैल जाते हैं। अंदर की एनर्जीज वाइब्रेट करती हैं। फिर तेज बूमिंग साउंड्स आती है। कई टुकड़ों में बढ़ गया था। इसके से मीटियोर की तरह नीचे गिरने लगते हैं। इनके अंदर अब भी दोनों की एनर्जीज होती हैं। एक पहाड़ के पेड़ के ऊपर छिपा हो जियान इस मंजर को कांपती हुई नजरों के साथ देखता है। अभी जियान की सिचुएशन भी कुछ खास अच्छी नहीं होती है। जियान जानता था कि कुछ समय पहले वो टाइम पे टेलीपोर्ट नहीं करता तभी उसकी चटनी बन जाती। वो ऊपर की सिचुएशन को देख के मन ही मन में सोचता है कि लिंग फेंगियन ने उस डेविल फ्रूट के आधे हिस्से को खा के खुद को म्यूटेट कर दिया है। जिससे वो डेमोनिक पावर को कंट्रोल नहीं कर रहा बल्कि वो पावर उसे कर रही है। फाइनली उस तबाही को रोकने के लिए लिंग यीशु को आगे आना पड़ा। लेकिन जियान साफ तौर महसूस कर पाता है कि प्रिंसेस का ऑरा कमजोर होने लगा है। ये अटैक उस डेविल को खत्म करने के लिए काफी नहीं है। विशॉन जिसकी आंखों में डिटर्मिनेशन की लाइट होती है वो कहता है मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। प्रिंसेस की सिचुएशन को देख के उसके हाथ क्लेंच हो गए थे। एट द सेम टाइम उसकी बॉडी से मर्डरस ऑरा फूटने लगा था क्योंकि जीशन और चिंगशन दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी चुन लिया था। तो वो प्रिंसेस को अकेले जान दाव पर कैसे लगाए देता। हाउएवर जब जैन उसकी सिचुएशन को देखता है वो कहता है खुद को संभालो। फिर सीधा गामा से पूछता है गामा क्या इस डेविल की पावर को रोकने का कोई तरीका नहीं है। वे एक्सप्रेशंस तो गामा के भी खराब होते हैं। उसके उन डार्क ग्रीन बालों ने उसके चेहरे को ढक रखा होता है। वो कहता है नहीं एक बार डेविल की पावर जाग गई तो फिर उसे रोका नहीं जा सकता। अब यहाँ पे कोई नहीं बचेगा। बात ऐसी थी कि गामा अंदर ही अंदर से इंतजार कर रहा था या तो यहाँ पे होली सी की एंजल आएगी या फिर वो डेविल सर्वेंट उसे खत्म कर देगा। दोनों हालत में वो डेविल के लिए खुद को समर्पित करेगा। गामा के हिसाब से बहुत ही रिस्पेक्ट और ऑनर की बात थी। शुरुआत में ही लिंग फेंगिया की इच्छा थी कि गामा से दोनों फ्रूट्स दे दे लेकिन गामा ने उसे दिया धोखा। आखिर फ्रूट को गामा ने कहीं
छुपा के रखा था। उसे एक मौके की तलाश थी। जब ये विचार उसके दिमाग में चल रहे होते हैं, कान में जाती हैं विंड ब्रेकिंग साउंड्स। एक फिगर अपीयर होता है जो कहता है तुम मक्खियां बहुत तेज भागती हो। इस बंदे को देख के जियान की आंखें कोल्ड हो जाती हैं। लगता है ये हनी वुमेंग उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। जब उसकी नजरें स्लेब के साइड में जाती हैं, उसे अबेस दिखाई दिया था। ये वही खाई होती है जो रॉयल सिटी को 2 हिस्सों में बांटती थी। लेकिन इसके अंदर जाने से जान बचेगी या फिर नहीं, इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता था। लेकिन अक्सर चीजें वैसे नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। इस स्पेस में फर की आवाजें गूंजती हैं। हवा को चीर के अपीयर होते हैं कई सफेद रंग के फिगर्स। इन्हें देख के वो हनी ह्यूमन शौक में पड़ जाता है। वो कहता है सोल। उसे बताता है कि सोल मैकल की सबसे पावरफुल बॉडीगार्ड है। भले हनी ह्यूमन की स्टैंड 1.5 से 7 स्टार दोषियान की हो, लेकिन उसे तब भी नहीं लगता था कि वो सोल से जीत पाएगा। सीन जाता है सोल की तरफ, जिसकी आंखें प्योर व्हाइट लाइट से भरी होती हैं। वो हाथ आगे बढ़ा के बोलती डेवल फ्रूट को मेरे हवाले कर दो। कोई तू लड़के तुझे अपनी बॉडी की फ्लेम्स को अलग कर देना चाहिए, तब तो शायद अपनी जान बचा पाए। सिचुएशन पहले से बिगड़ चुकी होती है, लेकिन अब एक कंगाली माटा गीला हो गया था। जीशान पूछता है अब क्या करें। जान तुरंत ही कहता है गामा को नीचे फॉलो करो। मेरी इंस्टिंक्ट कह रही है कि हम इस तरीके से अपनी जान बचा सकते हैं। ये बोलती तो पफ पफ की आवाजें गूंजती है। होली फ्लेम के क्लस्टर्स दोनों को ढक लेते हैं। दूसरी तरफ हनी ह्यूमन के एक्सप्रेशंस बहुत ही डार्क हो गए थे। वो गुर्रा के बोलते तुमने मुझे फोर्स कर दिया। टेक्निक होती है 10,000 सोल्स बरियल की बॉडी से वो की आवाजों के साथ बहुत सारी सोल्स बाहर आती हैं, जो एक खास मेथड का इस्तेमाल करके उसकी लेट से की स्टाइलिंग को परफेक्शन लेवल तक पहुंचा देती है। वहीं पे वो सोल भी गुर्रा के बोलती है लाइट शाइन्स द वर्ल्ड। उसका होली वाइट और डार्क ऑरा को पीछे ढकेलने लगा था। इसी मौके का जियान फायदा उठा के बोलता है अब इसमें कूदो। एक्टिवेट होती है ड्रैगन गॉड की तीनों ट्रांसफॉर्मेशन। वो जिशवान और गामा को पकड़ के एक ही झटके में उस बॉटमलेस अबिस में चला जाता है। पीछे बस शावो शावो की आवाजें रह जाती हैं। वो सोल और हनी ह्यूमन जो कि एक दूसरे से भिड़ रहे होते हैं, दोनों को लग रहा था जैसे विक्टर डिसाइड होगा, ये जियान की टोली को बड़ी आसानी से दबोच लेंगे। आखिरकार पीछे अबिस था, लेकिन इन दोनों ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होता है कि लड़के एक्चुअली में ऐसे डिसीजन को भी ले सकते हैं। दोनों चिल्ला के बोलते नहीं। इनके अफसोस की बात थी कि जब तक क्लिफ के ऊपर पहुंच पाते तब तक देर हो चुकी थी। जियान और उसके कंपेनियंस बिजली की स्पीड के साथ गायब हो चुके होते हैं। जब होली सी और सोल पैलेस के लोगों की नजरें जाती हैं नीचे की खाई की तरफ, जहाँ से कोल्ड चिलिंग हवाएं निकल रही होती हैं, इन सब के चिल फैल जाती है। फिर क्या लास्ट में एक दूसरे की तरफ दांत ही मीच सकते थे। इनके पास जन जैसा जिगरा नहीं होता। वहीं पे आसमान में होने वाली बैटल धीरे धीरे करके अपने रिजल्ट की तरफ बढ़ गए थे। ऑफकोर्स ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बस एक रिजल्ट पूरे आर्क की सिचुएशन को डिसाइड कर दे। तो चलो हम नेक्स्ट एपिसोड में जानते हैं कि आगे होगा क्या कह रहे हो सीक्रेट्स खोलूं। वेल बेसिकली नेक्स्ट एपिसोड जन और गामा के ऊपर फोकस करेगा और कुछ ऐसा हुआ जिसका हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। देखो समझदार को इशारा ही काफी है। मैं बात किसकी कर रहा हूँ कमेंट्स में लिख के बताओ, और जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो चुपचाप बैठो, क्योंकि चीटिंग वगैरह करने से कोई फायदा नहीं है। ऑफ कोर्स आप मुझे बता सकते हो कि एपिसोड आपको कितना अच्छा लगा है और क्या आप आगे की स्टोरी को इस तरीके से ही बढ़ाना चाहोगे। एक्चुअली में तुम्हारे भाई ने यहाँ पे कितनी बकवास कम करी है ये तुम में से किसी को अंदाजा भी नहीं है, वरना यहाँ तक बैटल को पहुंचते पहुंचते कम से कम 6-7 एपिसोड से निकल जाते हैं। खैर अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को आज शाम को ही देखना चाहते हो तो बन सकते हो हेल गार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा। इसका फायदा ये है कि हम जैसे ही शाम को अर्ली एक्सेस एपिसोड रिलीज करेंगे वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। ऑफकोर्स जो हमेशा 2 से 3 एपिसोड आगे रहना चाहते हैं अपग्रेड कर सकते हैं अपने लेवल को इमोर्टल लैंप पर या उसी ऊपर, जो उनका ऑप्शन है चैनल की होम पेज या सब्सक्राइब के साइड में। आज तुम्हारे भाई की मुंह में एक अल्सर हो चुका है जिस वजह से मेरी जीभ बहुत लड़खड़ा रही है। बिलीव मी और नॉट, इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग में हर एक सेंटेंस कम से कम 2 से 3 बार बोला गया है, क्योंकि एक बार में कुछ सही हो ही नहीं पा रहा था। अगर किसी के पास देसी नुस्खे हो तो उन्हें कमेंट्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना। चलो हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे।